राज्य विधानसभा में विपक्ष ने दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर किया हंगामा। देश भर में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है टीकाकरण। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए चल रहा है पंजीयन। राज्य के विद्यार्थियों में भी उत्साह। और दुर्ग जिले का पाटन क्षेत्र प्रवासी पक्षियों से हुआ गुलजार। इको टूरिज्म के रूप में किया जा रहा है विकसित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने काफी हंगामा किया। इसके कारण एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दंतेवाड़ा के गुड़सा में एक महिला नक्सली के आत्मसमर्पण और फिर उसकी मौत होने के मुद्दे को आज सदन में उठाया गया। भाजपा सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव देकर इस विषय पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर के साथ ही अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि बस्तर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आत्मसमर्पण के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव की मांग पर आसंदी ने कहा कि इसकी सूचना आज ही मिली है, इसलिए इस पर निर्णय विचाराधीन है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। टीकाकरण के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। अभियान के इस चरण में प्रदेश के 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जगदलपुर के कुम्हारपारा स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में कल श्री कृष्णकांत को पहला कोरोना टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि शहर में 4 शासकीय अस्पतालों और निर्धारित निजी अस्पताल में टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है। बस्तर जिले में कोविड के वैक्सीनेशन का काम अच्छे से तेज गति से चल रहा है। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी लगभग पूर्णता की ओर है। जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का है, दूसरा डोज भी शुरू हो चुका है। साथ में आज 1 मार्च 2021 से जो 60+ हमारे जो नागरिक हैं उनका और 45+ जो नागरिक हैं जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन से ग्रसित हैं, उन दोनों कैटेगरीज का भी वैक्सीनेशन अभी 4 जगहों पर शुरू हुआ है। साथ में एमपीएम अस्पताल को भी प्राइवेट एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया गया है, जहां पर इन दोनों कैटेगरी के लोग पेमेंट दे करके 250 रुपये जो शुल्क निर्धारित है वो पे करके इसमें वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसी तरह महासमुंद जिले के कोरोना टीकाकरण केंद्रों में भी प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.के. मंडपे ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर भी तत्काल पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। ऑन स्पॉट भी है, ऑन स्पॉट की सुविधा है उनके लिए भी वही सिस्टम है कि आपको स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना आवश्यक है और उनके लिए फीस है 250 रुपया शासन ने फीस निर्धारित की है। वहीं कवर्धा के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि टीकाकरण के लिए पहले पंजीयन कराना अनिवार्य है, उसके बाद लोगों को दी गई निर्धारित तिथि पर टीका लगाया जाएगा। प्रक्रिया में यह है कि स्पॉट पे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति 60 साल से ज्यादा या 45 वर्ष से ज्यादा और साथ में कोमॉर्बिडिटी या अन्य बीमारियां हैं और 45 वर्ष से ज्यादा के उम्र के हों, तो उनका भी मेडिकल दस्तावेज लेके यदि वो टीकाकरण केंद्र पे आएंगे तो उनका पंजीयन किया जाएगा और इस पंजीयन के बाद टीकाकरण हो जाएगा।
टीकाकरण के लिए मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वैच्छिक रूप से कोवैक्सीन के इस्तेमाल को भी अनुमति देने की मांग की है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगाकर ये संदेश दिया है कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, जो कि अनुचित है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोवैक्सीन को बैन करके रखा है कि ये नहीं लगाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है कोवैक्सीन लगा करके ये एक संदेश देने का प्रयास किया है कि कोवैक्सीन किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस वैक्सीन को रोक करके रखा है, डंप करके रखा गया है। इसकी एक्सपायरी भी निकट है और सरकार न तो इसको वापस भेज रही है न इसका उपयोग कर रही है, जबकि होना यह चाहिए कि जो लोग ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनको ये वैक्सीन लगाने देनी चाहिए। डॉक्टर चोपड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि टीकाकरण का कार्य भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार कोविड संक्रमण को लेकर के लापरवाह बनी हुई है, उसके कारण न तो यहां सही ढंग से वैक्सीनेशन हो पा रहा है और न ही उस महामारी पर नियंत्रण का कोई विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर चोपड़ा ने राज्य सरकार के बजट में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं किए जाने की भी आलोचना की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद भी लोगों को इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये बात पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सैयद किरमानी ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में कही। रायपुर प्रवास के दौरान श्री किरमानी ने कहा कि किसी से हाथ मिलाने के बाद या खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और सैनिटाइज़र लगाइए। किसी भी हाथ जब मिला रहे हैं आप, तो आप सैनिटाइज़र लगाइए। पहले हाथ साबुन से, जब भी घर जो जाते हैं तो साबुन से हाथ धोइए, डेटॉल सोप से, उससे धोइए। और जब भी खाना या भोजन करते हो ना, हाथ धो के खाइए, क्योंकि आपके जरासीम पूरे नाखून में रहते हैं, नाखून के अंदर। और आपके नाखून हर वक्त इस टाइप के होनी चाहिए, बड़े नाखूना मत रखीजिए, क्योंकि वहाँ पे गर्द, आलूद और पूरे जरासीम मौजूद होते हैं। इसीलिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए, मास्क के साथ खाना मत खाइए, मास्क निकाल के खाइए। श्री किरमानी ने कहा कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर ही इस बीमारी से सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है।
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पहली बार आरक्षक के पदों पर तृतीय लिंग समुदाय के उम्मीदवारों का चयन किया है। कल जारी किए गए परिणामों में प्रदेश से तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवार आरक्षक पद के लिए चुने गए हैं। इनमें रायपुर जिले से 8, राजनांदगांव से 2, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा और अंबिकापुर का एक-एक उम्मीदवार शामिल है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने खुशी जताई है और चयनित उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिभागियों के शासकीय नौकरी में आने से उनकी उन्नति होगी और उन्हें समान अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि आरक्षक भर्ती के लिए तृतीय लिंग समुदाय के 97 लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों के लिए तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिभागियों को निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था भी की गई थी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर स्कूली बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूली बच्चों का पंजीयन शुरू हो चुका है। पंजीयन की अंतिम तिथि 14 मार्च है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इस वर्ष भी बच्चे इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। कोरबा जिले के स्याही मुढ़ी माध्यमिक स्कूल की प्रधान पाठिका सीमा चतुर्वेदी भी पिछली बार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस बार भी बच्चों का उत्साह बढ़ाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रधानमंत्री के बताए अनुसार परीक्षाओं को उल्लास और त्योहार की तरह मनाना चाहिए। इस माध्यम से एक बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार किया जाता है। उनका मंत्र है कि परीक्षा को उल्लास के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाएं। जिस प्रकार हम सारे त्यौहार पूरा परिवार एकजुट होकर बनाते हैं और त्यौहार में हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आता है, तो उसी प्रकार परीक्षा को भी विद्यार्थी एक उल्लास के रूप में यदि मनाता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आएगा। उनका कहना है कि आप तनाव मत लीजिए, चिंताग्रस्त मत रहिए। उनका एक मंत्र है कि एग्जाम वॉरियर्स बनिए, वॉरियर्स नहीं, मतलब चिंता करने वाला नहीं, आपको एक सैनिक या योद्धा की तरह मतलब चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। तो बच्चे इस रूप में बहुत ही अच्छे से तैयार हो पाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से उनका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा को लेकर जो तनाव या चिंता होती है उससे, जैसे वो कहते हैं कि हंसते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए आइए, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर मुस्कुराते हैं तो हमारा मस्तिष्क या दिमाग सहज हो जाता है और इससे जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से याद आ जाता है। यदि हम तनावग्रस्त होते हैं तो परीक्षा हाल में पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते। कई बार आप महसूस किए होंगे कि कभी कभी कोई प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से याद करके गए हैं, लेकिन परीक्षा हाल में चिंता की वजह से या तनाव की वजह से वो याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम कॉपी जमा करके बाहर आते हैं वो याद आ जाता है। तो ये उनका कहना है कि रिलैक्स होइए। तो ये बात हम बच्चों को बार बार बताते हैं। प्रधान पाठिका सुश्री चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि बच्चे परीक्षा का तनाव ना लें, बल्कि पढ़ाई के जरिए कुछ नया सीखें। वर्तमान की तैयारियों की है, जीवन की नहीं है। मतलब ये केवल परीक्षा ही निर्धारित नहीं करेगा, इसलिए इसमें इतना तनावग्रस्त रह के जीवन मरण का प्रश्न इसको मत बनाइए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमको सोचने को मजबूर कर देती है कि बच्चों को अंकों के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान को महत्व देना है, सीखने को महत्व देना है। तो इस प्रकार इस तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं वो अत्यंत लाभदायी है हमारे समाज के लिए। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराने वाले बच्चों से सुझाव लिए जाएंगे। दुर्ग जिले का पाटन क्षेत्र इन दिनों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 200 से ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी अपना डेरा जमाते हैं। पाटन के बेलोदी, अचानकपुर, चीचा और सांकरा गांव में हेडेड गुस, रूडी सेल डक और कॉमन टेल जैसे पक्षी आए हुए हैं। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बर्ड वॉचिंग परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। पक्षी विशेषज्ञ राजू वर्मा ने बताया कि मंगोलिया, यूरेशिया और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में बर्फ जम जाने की वजह से पक्षी खाने की तलाश में यहां पहुंचते हैं। वो मंगोलिया, यूरोप, चीन, साइबेरिया, इन सब यूरेशियन जो क्षेत्र है वहाँ से आते हैं। ठंड के समय में जब वहाँ पर लगभग बर्फ़ जम जाती है, उनके खाने की कमी हो जाती है, तो वो फूड के लिए माइग्रेट करते हैं और हमारे यहाँ वो अपनी सर्दियाँ गुजारते हैं।
पक्षी विशेषज्ञ श्री वर्मा ने बताया कि पाटन क्षेत्र में इन पक्षियों के रहवास और भोजन के लिए अनुकूल वातावरण है, इसी वजह से यहाँ इनका आना होता है। में हो सकता है कि उनके लिए यहाँ पर सबसे अच्छी वेटलैंड है। यहाँ पर हमारे पाटन में वाटर बॉडी की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर गांव में लगभग 5 से 6 तालाब हैं और एक डैम है। हर 4-5 गांव के बीच में एक बड़ा डैम है, जहाँ पर वनस्पति बहुत अच्छी उनके खाने के लिए है। जो पानी के अंदर जो जलीय पौधे हैं, जो काई है, शैवाल है, वो उनके बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भोजन का, और इसीलिए शायद वो इस जगह को पसंद करते हैं माइग्रेट करने के लिए। दुर्ग के वन मंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि स्थानीय युवाओं को जोड़कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना है। के लिए ये एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों के लिए पक्षी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ग्रामीण को युवाओं को यहाँ जोड़कर उनको पक्षी प्रेमी बनाकर उनके माध्यम से, और हमारे जो ग्राम में हर गांव में जो है जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई है, उनके माध्यम से इसका संचालन और उनकी देखभाल, उनका संरक्षण करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, और उसी के माध्यम से जो है हम लोग इनका पूरा इको टूरिज्म यहाँ पे विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस क्षेत्र में पेंटेड स्टार्क जैसे कई प्रवासी पक्षी हैं जो अब यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। राज्य विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मुद्दे पर एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। वहीं आज से सदन में बजट पर सामान्य चर्चा की भी शुरुआत हुई। सदन में आज भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने दंतेवाड़ा के गुड़सा गांव की एक आदिवासी युवती की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत का मामला उठाया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि पहले इस महिला को माओवादी बताकर उसका आत्मसमर्पण कराया गया, इसके बाद कथित रूप से उसकी हत्या की गई। विपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव देकर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर आसंदी ने कहा कि स्थगन की सूचना आज ही मिली है और इस पर निर्णय विचाराधीन है। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने काफी शोर शराबा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए सरकारी अस्पतालों में अमानक एंटीबायोटिक दवा देने का मामला उठाया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात से इनकार किया कि अस्पताल में अमानक दवा का इस्तेमाल किया जाता रहा और इसका पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि अमानक की शिकायत मिलने के बाद इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और इसकी जांच दूसरे लैब से कराई गई। उन्होंने बताया कि दवा की आपूर्ति करने वाली फर्म को इसका उठाव करने का आदेश दिया गया है और फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कांग्रेस सदस्य लक्ष्मी ध्रुव के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी से ऑनलाइन शिक्षा बाधित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वहां पढ़ाई तो हर द्वार के तहत 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं और 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इससे पहले प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर का मुद्दा उठाया और इसे किराए पर लेने के नियमों की जानकारी मांगी। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किन किन कंपनियों के साथ अनुबंध हुआ है इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान लंबित है। प्रश्नकाल में ही भाजपा सदस्य पुन्नूलाल मोहिले के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 38,68,462 उपभोक्ताओं का कुल 1271 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ किया जा चुका है।
बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की। उन्होंने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के वित्तीय घाटे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार पर आमदनी से ज्यादा राशि खर्च करने का आरोप लगाया। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने राज्य सरकार के बजट को गांव, गरीब और किसानों का बजट बताया। उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। आज विधानसभा समीक्षा लिखे जाने तक बजट पर हुई चर्चा में भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह और कांग्रेस सदस्य संतराम नेताम और लक्ष्मी ध्रुव अपनी बात रख चुके थे। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।